बच्चों आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण जो 4.2 प्रश्नावली था उसमें जो है हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा था। अब हम तीसरे क्वेश्चन से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला लेक्चर हमारा देखिए, उसमें हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें टोटल जो है 4 क्वेश्चन कवर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी 2 संख्याएं हमें ज्ञात करना है जिनका योगफल क्या हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें जो है संख्याओं को मानेंगे। देखिए इसमें तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले मानेंगे कि माना पहली संख्या ये क्या है, यक्स है। तब दूसरी संख्या क्या बनेगी, तब दूसरी संख्या बनेगी 27 माइनस यक्स। यानी कि जो पहली संख्या है उनको हम गुणनफल में से घटा देंगे। अब कह रहे हैं कि दोनों का योगफल देखिए क्या है, लिखेंगे प्रश्नानुसार इन्होंने कहा था कि 2 संख्याओं का योगफल 27 है। तो हम पहली संख्या अगर यक्स मान लिए तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से घटाने के बाद जो बचेगा वही दूसरी संख्या होगी। और कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योगफल 182 है। यानी कि यक्स 27 माइनस यक्स, इसका गुणनफल मिलेगा कितना, 182 मिल जाएगा। इसको तोड़ेंगे, आएगा 27x माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल 182 हो जाएगा। इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस में बनेगा 182, 182 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका गुणनखंड हम करेंगे। गुणनखंड हम करेंगे कैसे, देखिए गुणनखंड के लिए हम सबसे पहले 182 को यहां से गुणा करेंगे तो 182 एक के 182 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 है। अब 182 का जो है 182 है तो 182 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 9 18, 2 1 के 2, ठीक है। अब 7 से काटेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 13, ठीक है। अब इसका गुणनखंड जो 182 का है वो कितना हुआ, 2 7 और 13 हो गया। इनका ऐसे गुणनखंड हम बनाएंगे जिससे 27 मिल जाए। तो देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा गुणे 13, 14 गुणे 13 क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब यहाँ करते क्या है, 14 में अगर हम 13 को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 27। यानी कि 27 किसमें टूटेगा, 14 और 13 में टूट जाएगा। यानी कि होगा यक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। इधर से कॉमन लेंगे यक्स तो यक्स माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 13 से 182 में भाग देंगे तो आएगा 14, ठीक है। और इधर इक्वल में 0 है, इधर भी इक्वल में 0 है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से हम यक्स माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो आएगा यक्स माइनस 13 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 14 इक्वल 0 होगा तो यक्स इक्वल टू मिल जाएगा 14, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यक्स माइनस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर 13 हो गया। तो कहने का मतलब जब यक्स का वैल्यू देखा जाएगा तो पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा, और पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। यहां लिखेंगे जब x इक्वल 14 तब क्या होगा, पहली संख्या
वो मिलेगा क्या 14, और दूसरी संख्या क्या मिलेगा, दूसरी संख्या वो हो जाएगा 27 माइनस 14 यानी कि आ जाएगा 13। ठीक है, इस 27 में यक्स का मान रख देंगे। और फिर देखिए यहां पर जब यक्स बराबर कितना है, अब की बार यक्स का मान हम 13 ले लेते हैं, 13, तब पहली संख्या क्या होगा, तब पहली संख्या जो बनेगा वो हो जाएगा 13, और दूसरी संख्या क्या बनेगा, दूसरी संख्या वो हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है उसको हम हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल जो है 365 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन 2023, 24 और 25 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, और अब की बार 2026 में भी आने की संभावनाएं हैं, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है चौथा क्वेश्चन, माना पहली क्रमागत संख्या वो क्या है, यक्स है। ठीक है, दूसरी क्रमागत संख्या ये क्या है, यक्स प्लस 1 है। ठीक है, क्रमागत के लिए हमने बताया था कि जो है एक जुड़ेगा, लेकिन यहाँ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का है। क्या का है, धनात्मक पूर्णांक का है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। संख्या को हम हटा देंगे, क्या करेंगे, संख्या को हम हटा देंगे। इधर जो है देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात है ना, तो इसलिए हम धनात्मक पूर्णांक कर देंगे। यहाँ लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये पूर्णांक क्या है, देखिए यक्स है, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक ये है यक्स प्लस 1। कह रहे हैं कि दोनों के वर्गों का योगफल 365 है, यानी कि लिखेंगे प्रश्नानुसार होगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल यहाँ 365 लिख लेंगे। आएगा यक्स स्क्वायर प्लस इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले पे तोड़ेंगे तो आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मिल जाएगा 1, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x हो जाएगा, यहाँ 365 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, आएगा 2x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा माइनस 365 इक्वल में मिलेगा 0। ठीक है, अब देखिए क्या करा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0 हो जाएगा। अब इधर से हम सॉल्व करते हैं, देखो दो कॉमन ले लेंगे, जब हम दो कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा 2 1 के 2 2 8 16 2 गुना 4 बराबर में 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 हो जाएगा बराबर 0। अभी इसका गुणनखंड हम लोग किए थे, ठीक है, तो उसी पे कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14, देखो अभी 182 1 के 182 हो जाएगा, 182 का गुणनखंड 13 गुणे 14 होगा, अभी हमने किया था, और 14 में से 13 घटाओगे 1 आ जाएगा, यानी कि 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। इधर से देखिए क्या चीजें मिलेगा, यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस
13 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 14 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से x प्लस 14 हम कॉमन जब लेंगे तो आएगा x माइनस 13। ठीक है, अब देखिए इक्वल में 0 ये भी रहेगा तो x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर माइनस 14। ठीक है, जो कि अमान्य है। अमान्य क्यों है? अमान्य इसलिए है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात किया है और ये आ गया ऋणात्मक। अब देखो x माइनस 13 इक्वल 0 हो जाएगा तो x इक्वल क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब लिखेंगे अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है 13 है। और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये क्या हो जाएगा? इसके लिए होगा 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि जो है कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम पांचवें में मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज की का लिख लो का आधार जो है की लंबाई वो है x, क्या है x सेंटीमीटर है, x सेमी है। ठीक है, तब यहां ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई जो है आधार से जो है ऊंचाई क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, कम है, तो इसमें से 7 हम घटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद कर्ण, चूंकि कर्ण इन्होंने दिया है, कर्ण क्या दिया है? कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 13 सेंटीमीटर। अभी हम त्रिभुज जब बनाएंगे इस साइड में तो त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज हो गया। अब ये आधार हो गया, आधार ये क्या है? x सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई क्या है? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होती हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि जो कर्ण है यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या आप लिख सकते हो ऊंचाई स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये है 13, तो 13 स्क्वायर हो गया, आधार है x स्क्वायर हो गया, और ये कितना दिया है? x माइनस 7, तो x माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा। आएगा 13 3 में 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, और 2ab यानी कि माइनस 14x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा? 169 हो जाएगा, इधर आएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 14x और प्लस 49। ठीक है, यहाँ मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस क्या मिलेगा? 169 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे। क्या वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² माइनस 14x, ठीक है, और ये घट जाएगा, तो जब घटेगा आएगा 120, ठीक है, माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से अब हम फिर तोड़ेंगे इसको, दोनों पक्षों में भाग करेंगे, या लिख सकते हो कि 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ मिलेगा 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये 2 जो है अगले पक्ष में जाएगा तो 0 वो भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो इधर होगा भाग में, क्योंकि है गुणे में, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो 60 के 60, यहाँ 1 है तो इसको यहाँ 1 माना जाएगा ना, तो 60 के 60 हो गया, और 60 का गुणनखंड क्या होगा, 12 पंचे 60, और 12 में से 5 गया 7, यानी कि इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x² माइनस 12x प्लस 5x प्लस 60 बराबर 0। इधर से x कामन ले लेते हैं तो x माइनस 12 आ जाएगा, इधर से 5 कामन ले लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल में 0। तो x माइनस 12 जब हम कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 5 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 12, ठीक है। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, ये अमान्य रहेगा क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अब यहाँ लिखेंगे अतः आधार क्या हुआ, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का आधार या के आधार की लंबाई वो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई क्या बनेगा, ऊंचाई जो बनेगा वो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का यानी कि 6वां क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों का जो है संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, निर्मित प्रत्येक जो है यानी कि निर्मित बर्तनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, पहला नंबर संख्या ज्ञात करना है, दूसरा नंबर प्रत्येक नग की लागत हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहां मानेंगे कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। 6वां क्वेश्चन देखो, माना निर्मित बर्तनों की संख्या वो क्या है, x है, ठीक है। अब प्रत्येक नग की लागत यहां लिखेंगे, प्रत्येक नग की लागत यानी कि प्रत्येक नग को बनाने में कितना पैसा खर्चा होता है। तो इन्होंने बताया है दोगुने से 3 अधिक है, मतलब इस बर्तन जो निर्मित हुआ था उसके दोगुने में जो है हम 3 जोड़ लेंगे तो निर्माण लागत आ जाएगा एक नग का यानी कि प्रत्येक नग का, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया है, ठीक, यानी कि लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल लागत बराबर क्या होगा, x 2x प्लस 3, तोड़ेंगे इसको आएगा 2x² प्लस 3x हो जाएगा, और इन्होंने 90 दिया है 90 लिख लेंगे, तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 90 दूना 180 हो जाएगा,
90 दूना कितना बनेगा, देखो 90 दूना 180 बनेगा। और इसके बाद हमें लाना है घटाने पे 3, क्या लाना है, 3 लाना है। तो 90, देखो यहाँ करेंगे 2 गुणे 90 है, ठीक है। 90 का गुणनखंड क्या बन सकता है, यहाँ बनेगा 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, इतना बनेगा। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 5 90, ठीक है। इसका ऐसा गुणनखंड बनाना है जिससे जोड़ने या घटाने पे हमें क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। तो 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है। और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणे 15 हो गया, आएगा 90। कितना आ जाएगा, 90। अब 15 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि ये टूटेगा 15 और 12 में। लिखेंगे 2x² माइनस, देखिए यहाँ 12 गुणे 15 यानी कि आएगा 180, 180 आ गया। और 15 में से 12 घटाएंगे तो आएगा कितना, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो 15 को प्लस कर देंगे, माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो आएगा 2x प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे, तो 6 दूनी 12 यानी कि 2x हो जाएगा। और 15 छक्का 90 यानी कि प्लस 15 आ जाएगा बराबर में 0। इधर आएगा 2x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब देखिए पहला नंबर बात समझिए कि प्रत्येक गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू माइनस 15/2, जो कि अमान्य है। अमान्य क्यों है, क्योंकि बर्तन जो होगा वो धनात्मक ही आएगा पहला नंबर, और एक पूर्ण संख्या में आएगा, ना माइनस आएगा, ना प्लस आएगा, ना दशमलव में आएगा, कुछ नहीं, केवल पूर्ण संख्या रहेगा। प्लस में तो रहेगा ही लेकिन पूर्ण संख्या में रहेगा, ठीक है। अब देखो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, यानी कि प्रत्येक यानी कि निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है। कितना है, 6। लिखेंगे आता है निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6, ठीक है। प्रत्येक नग की लागत वो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 6 प्लस 3 यानी कि 3 दूनी 6, 6 देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 3 15, कितना आ जाएगा 15, ठीक है, रुपया, ठीक है। अब इस प्रकार से ये लागत है, ये रुपए में रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है 4.2 प्रश्नावली जो है पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। 4.3 को हम बहुत जल्द ही अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।